हेलो दोस्तों, आज का वीडियो परमाणु अणु और आयन का चौथा पार्ट है। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु और अणु में अंतर, परमाणु और अणु के प्रारूप, आयन और संयोजकता। संयोजकता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे अंतिम में। और कई परमाणुओं की संयोजकताओं को पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु और अणु में अंतर देखते हैं कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे परमाणु एटम और एक तरफ अणु मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अस्तित्व के बारे में बात करते हैं कि परमाणु का अस्तित्व क्या है। तो परमाणु क्या होता है, अगर परमाणु के बारे में हम देखें तो परमाणु क्या है, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं अणु की। अणु का अस्तित्व क्या है, तो अणु किसी पदार्थ का वह कण है। ठीक है, वह छोटा कण है, यौगिक का कण है अणु। अणु किसका कण होता है, यौगिक का। ठीक है, या किसी तत्व का भी कण हो सकता है, लेकिन वह क्या होगा, तो अस्थायी रह सकता है। यौगिक के कण जो होंगे या अणु जो होगा वो क्या होगा, अस्थायी रह सकता है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। क्लियर। जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर ऑक्सीजन का एक परमाणु हम रखते हैं कहीं पर, अगर ऑक्सीजन का एक परमाणु रखते हैं तो अकेला नहीं रह पाएगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑक्सीजन से सहयोग करके और O2 बना लेगा। हाइड्रोजन का एक परमाणु कहीं पर है और दूसरा परमाणु कहीं पर है, तो दोनों अकेले अकेले नहीं रहेंगे, अस्थायी में मतलब मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये हमेशा सहयोग करके H2 बना लेंगे। क्लियर। तो ये अस्थायी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जबकि यह क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे हम जल ले लेते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये अस्थायी है, ये अकेले रह सकते हैं। ये किसी दूसरे से जाकर के सहयोग करने की कोशिश नहीं करेंगे, जल्दी अस्थायी होते हैं, मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। जबकि तत्व मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, या तत्व के कण जो परमाणु है वे मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आकृति की। आकृति, तो परमाणु प्राय गोलीय होता है। आकृति कैसी होती है, गोलीय होती है, गोलीय आकृति होती है। ठीक है, परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोलीय होती है। जबकि अगर हम अणु की आकृति के बारे में बात करें तो ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं, रैखिक हो सकते हैं, कोणीय हो सकते हैं, त्रिकोणीय रूपी हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, इसके बगल में एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक हाइड्रोजन का परमाणु, तो दो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के H2O बनाते हैं। तो ये क्या है, एक एंगल बना रहा है, कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों रैखिक रूप में सजे होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन रैखिक रूप में सजे होते हैं। तो ये सीधी रेखा में रैखिक है, सरल रेखीय है। तो इसका आकार अलग अलग होता है, जैसे सरल रेखीय, कोणीय होता है। क्लियर। तो आकार अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सक्रियता पर। किस पर, सक्रियता पर। तो आप जानते हैं कि तत्व के जो छोटे कण परमाणु है, परमाणु अस्थायी रह सकते हैं नहीं, कोई ना कोई से जाकर के सहयोग कर लेंगे और जल्दी ही चाहते हैं कि किसी न किसी से सहयोग कर लिया जाए। तो तत्व के जो कण है, परमाणु जो है, परमाणु अस्थायी कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, या कह सकते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं। जबकि अगर हम अणु की बात करें तो अणु कम क्रियाशील होते हैं, अणु
कम क्रियाशील होते हैं। अब एक पॉइंट आप दिमाग में लाइए, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था आपको कि कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनको हम कहते हैं निष्क्रिय गैस, वे किसी दूसरे से सहयोग नहीं करते हैं, वो होते हैं परमाणु, वो है परमाणु, ठीक है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं और ये किसी दूसरे तत्व से या किसी दूसरे परमाणु से सहयोग नहीं करते हैं। तो अक्रिय गैसों के जो परमाणु होंगे, अक्रिय गैसों के जो परमाणु होंगे वो अस्थायी होंगे। अक्रिय गैसों के परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। बाकी अन्य सभी तत्वों के परमाणु जो है वो क्रियाशील होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, चौथा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट है बंधन के बारे में। तो परमाणु में कोई बंधन नहीं होता है, परमाणु तो अकेले होते हैं ना, इनमें कोई बंधन होता है क्या, नहीं। तो परमाणु में बंधन नहीं होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अणु की कि अणु में बंधन होता है या नहीं होता है, तो अणु में बंधन होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि अणु जैसे कि O2 क्या है, एक अणु है, तो इसमें दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना, तो दो ऑक्सीजन जब जुड़े हैं तो दोनों किससे जुड़े होंगे, एक बंधन द्वारा जुड़े होंगे। H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इनके बीच कोई ना कोई बंधन होगा, तो ये रासायनिक बंधन, इनके बीच रासायनिक बंधन होता है। अणु रासायनिक बंधन से जुड़े परमाणुओं द्वारा बनते हैं। मतलब कि अणुओं में बंधन होता है, दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तभी तो अणु बनता है। तो अणुओं में क्या होता है, बंधन होता है, रासायनिक बंधन होता है, जबकि परमाणुओं में बंधन नहीं होता है। अब बात करते हैं विभाजन की। विभाजन की बात करें तो परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु अकेला परमाणु है, सूक्ष्मतम कण है, वो सबसे छोटा कण, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अणुओं को विभाजित किया जा सकता है, जैसे H2O है तो इसको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी रासायनिक विधि द्वारा ही। लेकिन अणुओं के कणों को अलग अलग किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, अणुओं को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ये अणु है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बांट दिए, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को बांटने के लिए कहे तो हम कैसे बांटेंगे, हाइड्रोजन तो अकेला है। तो यहाँ पर परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि अणुओं को विभाजित कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर जाएंगे, मैं मिटा दे रहा हूं। अगला आपको देखना है परमाणु और अणु के प्रारूप। परमाणु और अणु के प्रारूप, तो ये छोटा सा टॉपिक है। परमाणु अणु का प्रारूप अगर हम देखें तो परमाणु इस तरह से होते हैं, जैसे मान लो कि हम हाइड्रोजन का परमाणु देखते हैं तो अकेला छोटा सा परमाणु होता है। अगर ऑक्सीजन का देखें तो इससे छोटा, मतलब कि ऑक्सीजन का देखें तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा परमाणु के रूप में होगा, ठीक है। कार्बन देखें तो वो भी इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से परमाणुओं के प्रारूप होते हैं। लेकिन वही अगर देखें अणु की, अणु जैसे मान लो कि हम देखते हैं H2O जल, तो जल कैसा होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था कि एक होगा ऑक्सीजन बड़ा सा और उसके दोनों ओर छोटे छोटे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इस तरह से अणु सजे होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें CO2 तो इस तरह से होता है ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ठीक है। तो इसे कहते हैं CO2, एक C
और O कितने 2। तो इस तरह से अणु के प्रारूप होते हैं, ये अलग अलग तरीके से सजे होते हैं एक दूसरे से, अलग अलग तरीके से एक दूसरे से सजे होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था अणु, परमाणु और अणु के प्रारूप किस तरह से ये सजे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं आयन पर, तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आयन क्या होते हैं। ध्यान देंगे, आपको परिभाषा में बोल रहा हूं कि कुछ यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। कुछ यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक के उन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। यौगिक के उन आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। और आयन जो होते हैं, ठीक, वे दो तरह के आवेश से मिलकर बनते हैं, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित आवेश वाले। ठीक है, दो विपरीत आवेश होते हैं उनमें। किसी भी जो आयनों से बने यौगिक होंगे उनमें दो तरह के आयन होंगे, जो पॉजिटिव होगा धनायन और जो निगेटिव होगा वो ऋणायन। चलिए इसकी परिभाषा में लिख देते हैं, आसानी होगी आपको। चलिए, तो कुछ यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, ये आवेश युक्त कण आयन कहलाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि धन आवेश युक्त कण, धन आवेश युक्त कण और ऋण आवेश युक्त कण, जो यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं उनमें एक धनावेश युक्त कण होता है और दूसरा ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, धनावेशित कण को धनायन कहते हैं और ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम ले लें NaCl, नमक का अनुसूत्र है सोडियम क्लोराइड। आप ध्यान लें कि Na जो है वो होता है प्लस में, सोडियम प्लस में, और क्लोरीन जो है वो माइनस में होता है। तो यहाँ पर धनायन कौन है? Na प्लस, और ऋणायन कौन है? Cl माइनस। अब ये दोनों आवेशित हैं, ये धनावेशित, ये ऋणावेशित है, और दोनों आपस में मिल करके और क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आयनिक यौगिक है इनके बीच कैसा बंधन होता है? ये दोनों जब जुड़े हैं तो इनके बीच कैसा बंधन होता है? तो आप याद रखेंगे कि इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये दोनों जुड़ते हैं, दोनों आयन जब जुड़ेंगे धनायन और ऋणायन तभी तो नया यौगिक बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो किस रूप में जुड़े होते हैं, किस बल के कारण जुड़ते हैं, किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बंधन द्वारा या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये आयन के लिए जरूरी पार्ट था। अब हम आगे देखेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे, प्रश्नों में पूछा जाता है। आगे हमारा टॉपिक वैलेंसी, संयोजकता। तो चलिए संयोजकता को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं संयोजकता। तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करने की विशेष क्षमता होती है। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है। बगल में अगर हम कहीं पर कार्बन का एक परमाणु देखते हैं, अब ये दोनों आपस में संयोग कर लेंगे, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? संयोग कर लेंगे। हो सकता है कि एक और ऑक्सीजन है तो ये आपस में क्या कर लेंगे? संयोग कर लेंगे, और एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनमें इससे संयोग करने की तो स्पेशल क्षमता है ना। अगर हम यहीं पर दो हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अभिक्रिया करके H2O बना लेंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि एक हाइड्रोजन है या तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, ये सभी अभिक्रिया करके NH3 बना लेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन में नाइट्रोजन से सहयोग करने की क्षमता, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से सहयोग करने की क्षमता, ऑक्सीजन में कार्बन से सहयोग करने की क्षमता, या कार्बन में ऑक्सीजन से सहयोग करने की जो क्षमता है, इसी को हम कहते हैं संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर उसी क्षमता को हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। ये समझते हैं फिर से। तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति मतलब आदत या क्षमता होती है, और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता या संयोजन क्षमता, बाइंडिंग, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर? आप ध्यान देंगे कि संयोजकता अलग अलग तत्वों की अलग अलग होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों की संयोजकता भिन्न भिन्न होती है। ये नहीं कि सभी की संयोजकता समान होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता समान होती है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे उनकी संयोजकता है। अब देखिए, संयोजकता को हाइड्रोजन को बेस बना करके मापा गया। ठीक है, संयोजकता को किसे बेस बनाया गया मापने के लिए, संयोजकता देखने के लिए? तो हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? एक। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि कुछ तत्वों की आप संयोजकता याद रखेंगे और किसी भी सूत्र को देख करके आप संयोजकता पता लगा लेंगे कि हाँ इसकी संयोजकता क्या होनी चाहिए या क्या होगी। आपसे अगर मान लीजिए आप लिखा हुआ है CaO, ठीक है, तो अगर आपको कैल्शियम की संयोजकता याद है या ऑक्सीजन की संयोजकता याद है तो आप कैल्शियम की संयोजकता याद कर सकते हैं। और संयोजकता कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप आसानी से याद कर लेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन को संयोजकता का बेस बनाया गया, मतलब कि मानक लिया गया कि हाइड्रोजन से संयोजकता मापी जाएगी, और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक। समझिए इस बात को। हम एक यौगिक लेते हैं H2O। अब आप बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो पहले हाइड्रोजन की हम जान रहे हैं कि एक होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? दो। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? दो। तो टोटल संयोजकता कितना हो गया? दो। संयोजकता कितना हो गया? दो। तो बगल वाले को संतुष्ट करने के लिए कितनी संयोजकता चाहिए होगी? दो संयोजकता चाहिए होगी, तभी तो हाइड्रोजन दो आया यहाँ सहयोग करने। अगर एक होती, एक संयोजकता से संतुष्ट हो जाता, अगर यह एक संयोजकता से संतुष्ट हो जाता तो यहाँ पर H और केवल O होता, लेकिन H दो लगाना पड़ा, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता जो होगी वो हाइड्रोजन की संयोजकता का दुगुना है। समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता देखने के लिए हम हाइड्रोजन की संयोजकता देखेंगे। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होगी हाइड्रोजन की संयोजकता से दुगनी है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोजकता होता है एक, और लेकिन लिखा गया है दो, मतलब कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु लाए गए हैं। क्यों लाया गया है? क्योंकि यह एक संयोजकता से संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसको दो संयोजकता चाहिए। मतलब कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन की दो गुनी। तो यहाँ पर कितना होगा? दो। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो गया? दो। उस तरह से अगर हम देते हैं NH3, तो अगर आपको हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन का एक होता है, नाइट्रोजन का कितना होगा? तो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी वो हाइड्रोजन की कितनी गुनी होगी? 3 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी? 3 गुनी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन से 3 गुनी होगी, मतलब कि नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। कितनी? 3। अब हम और देते हैं CH4। अब कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो हाइड्रोजन की संयोजकता से कितनी गुनी है? 4 गुनी। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुनी, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी? 4। क्लियर? तो इस तरह से आप संयोजकताएं देख सकते हैं। अब कुछ बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जो हाइड्रोजन से सहयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन से सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन क्लोरीन से तो करते हैं। क्योंकि देखिए HCl, तो H भी एक और Cl भी एक, मतलब कि Cl की संयोजकता कितनी होगी? हाइड्रोजन की 1 गुनी। हाइड्रोजन की 1 गुनी, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन सहयोग कर रहा है, तो हाइड्रोजन की 1 गुनी। तो क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 1।
अब अगर हमको सोडियम की संयोजकता ज्ञात करनी है कि सोडियम क्या होगी, तो आप जानते हैं यौगिक NaCl, तो Cl क्या को आया संयोग करने के लिए एगो, तो सोडियम की संयोजकता क्लोरीन की 1 गुनी है, मतलब क्लोरीन का 1 तो Cl का भी 1, तो सोडियम का भी 1, सोडियम की संयोजकता कितनी 1। तो इस तरह से आप संयोजकताएं हाइड्रोजन को बेस बना करके देख सकते हैं, और अगर वहां हाइड्रोजन से संयोग नहीं हो रहा है तो क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ले लें CO2, अब ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन संयोग कर रहे हैं 2, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन से 2 गुनी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन संयोग करने आए ना, तो ऑक्सीजन से 2 गुनी, तो ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 का 2 गुना कितना 4, तो कार्बन का 4, कार्बन की संयोजकता कितनी 4 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस संयोजकताओं को देख सकते हैं। हम एक लिस्ट लिख रहे हैं यहाँ पर जिसमें बहुत सारे तत्वों की संयोजकताएं लिखी हुई होंगी और उससे बंधन भी पता चलेगा। आप एक चीज जान लें कि संयोजकता जितनी होती है, संयोजकता जितनी होती है वह उतनी ही बंधन वाला यौगिक बनाता है। संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता जितनी होगी वो उतने ही बंधन वाले यौगिक बनाएगा। जैसे हमने देखा CH4, तो देखिए C और H4। अब यहां ध्यान दीजिए आप कि C की संयोजकता 4 है, तो इसके साथ कितने बंधन है 4 बंधन है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 1, तो एकल बंधन एकल बंधन एकल बंधन एकल बंधन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एकल बंधक यौगिक बनाएगा। क्लियर, बंधन हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तो चलिए, संयोजकता को ज्ञात करना या किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से अगले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में मैं जो विधि बता रहा हूँ किताब के हिसाब से, वो विधि भी आपके लिए बेहतर है। आप इस विधि से भी संयोजकताओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम एक लिस्ट दिखाते हैं आपको जिसमें कई तत्वों की संयोजकताएं होंगी, और इसी में हम देखेंगे कि संयोजकता जब बदलता है, परिवर्तनशील संयोजकता क्या होता है। किसी किसी तत्व की संयोजकता कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। संयोजकताएं बदलती भी है। किन तत्वों की संयोजकताएं बदलती है, और जब संयोजकता बदलती है तो उनका नाम कैसे चेंज होता है, इस बात पर चर्चा करते हैं हम थोड़ी देर में। तो चलिए हम लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं तत्वों की संयोजकताओं की एक सूची है। इसमें आपको बता दें कि ये एक बंधक है, मतलब कि इनकी संयोजकताएं एक होती है हाइड्रोजन। आपको अगर संकेत पहचानने में परेशानी हो रही है तो संकेत वाला एक वीडियो है पीछे इसी चैप्टर का, या आप मैं इसको बोलते जा रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम और चांदी, सिल्वर, इन सब की संयोजकताएं एक होती है। कितनी होती है 1। अगर यहाँ बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, तांबा, इन सब की संयोजकताएं 2 होती है। ठीक है, तांबा की संयोजकता 1 भी होती है। ठीक है, तांबा की संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है, बदलती है। अगर हम लोहा की संयोजकता की बात करें तो 3 भी होती है और 2 भी होती है। ठीक है, तो इस तरह की संयोजकताएं, संयोजकता में बदलाव होता है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इनका नाम भी बदल जाता है जब संयोजकता बदलता है तो यौगिक के अंतर्गत, तो हम देखेंगे इसको अभी। त्रिबंधक में देखें, अगर 3 संयोजकता वाले तत्वों को देखें तो बोरॉन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सोना, Au, आरंभ होता है नाम इसका लैटिन में, इसलिए इसको Au से संकेत देते हैं। लोहा, इन सब की संयोजकता 3 होती है। अगर 4 संयोजकता वाले तत्व देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, इनकी संयोजकता कितनी होती है 4। ठीक है, तो इस तरह से संयोजकताएं अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं परिवर्तनशील संयोजकता कि आखिर परिवर्तनशील संयोजकता क्या होता है। हम परिवर्तनशील संयोजकताओं को समझते हैं। तत्वों की संयोजकताएं बदल जाती हैं। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकताएं बदलती है, जैसे कॉपर, कभी संयोजकता 1 होता है, कभी 2। लोहा, कभी संयोजकता 2, कभी 3। सोना, कभी संयोजकता 3, कभी संयोजकता 3, कभी संयोजकता 1 भी होती है सोना की। तो इस तरह से संयोजकताएं बदलती है। तो जब संयोजकता बदलती है तो उन बदले हुए संयोजकताओं के कारण जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों के नाम अलग अलग होते हैं, जिससे हमको यह पहचान सके हम
कि वहां पर संयोजकता अधिक है और कहां पर संयोजकता कम है। तो जब कोई तत्व यौगिक बनाता है, जब तत्व यौगिक में निम्नतर मतलब कम, जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि कॉपर ले लेते हैं, तांबा की संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है, 1 और 2 दोनों होती है। तो जब निम्नतर संयोजकता दर्शाएगा तो इसका कम, निम्नतर मतलब कम से कम, उच्चतर मतलब अधिक से अधिक। तो निम्नतर संयोजकता कितना है? 1। कम से कम संयोजकता कितना है तांबा का? 1। तो जब निम्नतर संयोजकता दर्शाएगा तो उसके नाम में हम अस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? अस। ठीक है, जैसे इसका लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम, क्यूप्रम। ठीक है, तो हम उसका नाम कहेंगे, जब वह निम्नतर संयोजकता दर्शाएगा तो उसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस। क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। अस जोड़ेंगे। जबकि अगर वह उच्चतर संयोजकता, इसका अधिकतर संयोजकता क्या है? अधिकतम 2। तो जब जहां पर 2 संयोजकता दर्शाएगा वहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इक जोड़ देंगे, उसमें क्यूप्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाम बदलेगा। यहाँ पर Cu2O, Cu2O। अब ध्यान दीजिए, O का संयोजकता कितना होता है? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो 2 ऑक्सीजन की संयोजकता, और ये कितने आए हैं? 2 आए हैं ना। तो ऑक्सीजन की संयोजकता और इसकी संयोजकता 2 है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता तो इसकी संयोजकता की दोगुनी हुई ना। तो यहाँ पर कॉपर की संयोजकता कितनी है? 1। कितनी है? 1। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता और कॉपर की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और इसकी अगर 1 होगी तो 2 चाहिए होगा ना इसको संतुष्ट करने के लिए। तो इसको 2, एक और कॉपर चाहिए, तो 2 कॉपर मतलब कि दोनों की संयोजकता 1-1, तभी तो ऑक्सीजन 2 वाले को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर संयोजकता कितना है? 1। यहाँ पर संयोजकता कॉपर का कितना है? 1। तो ये कम, निम्नतर है ना, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका, ये कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम जो है वो बदलेगा और हो जाएगा क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पर अस जोड़ा गया। वहीं यहाँ पर हम देखें तो O की संयोजकता 2 और कॉपर की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि इसकी संयोजकता इसके संयोजकता की 1 गुनी होगी, क्योंकि 1-1 संयोग किए हुए, तो इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2। और यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है? अधिकतम संयोजकता दर्शा रहा है। ठीक है, इसका जो उच्चतर संयोजकता है वो दर्शा रहा है, तो इसके नाम में क्या जुड़ा जाएगा? इक। तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड। उस तरह अगर यहां देखें तो यहाँ क्या है? Fe2 और यहाँ भी 2। तो दोनों जगह दोनों की संयोजकता 2-2 है, तभी तो 1-1 से संतुष्ट है। तो आपको बता दें कि संयोजकता 3 भी होता है और 2 भी होता है, तो 2 तो इसका कम वाला है ना। तो जब निम्नतर संयोजकता रहेगा तो क्या लगाएंगे? अस। तो यहाँ पर फेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरस। फेरम में अस लगाएंगे, फेरस ऑक्साइड। जबकि यहां देखिए ऑक्सीजन 3 और फेरस 2। तो अगर फेरस का हम लेते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता, टोटल संयोजकता कितनी हो गई? तो इसकी टोटल संयोजकता हो गई 3 दूनी 6, और यहाँ इसकी भी तो 6 होनी चाहिए। तो इसकी संयोजकता 6 होने के लिए 2 है, तो 1 का 3 होगा, तो 3 गुने 2 मतलब कि 6। तो यहाँ भी 6, मतलब आप समझ लीजिए कि इसकी संयोजकता कितनी है? 3। तो यहाँ कितनी संयोजकता दर्शा रहा है? 1 फेरस कितनी संयोजकता? 3, तभी तो 2 की 6 हो गई। तो यहाँ पर 3 दर्शा रहा है, तो 3 तो इसका क्या है? उच्चतर संयोजकता है ना। तो यहाँ पर नाम में क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? तो इस तरह से नाम बदल जाते हैं जब संयोजकता बदलती है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अणुसूत्र लिखने की विधियों को देखेंगे और किस तरह से हम तत्वों के अणुसूत्र संयोजकता के आधार पर लिखेंगे, इसको सीखेंगे। तो धन्यवाद।